हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम जो पूरा एक टॉपिक सेकंड पार्ट वाला है उसके मिक्सअप क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें विभागीय योजनाओं के भी क्वेश्चन रहेंगे, अधिनियम के भी क्वेश्चन रहेंगे, प्रजनन तंत्र, पाचन तंत्र, कंप्यूटर, सारे प्रश्न रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिनका भी अभी 3-4 दिन में पेपर है, फटाफट रिविज़न हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, ये जो बाइप्स कार्यक्रम है, बाइप्स कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? बाइप्स कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? ये बाइप्स होता क्या है? बाइप्स का मतलब होता है वीकली। बाइक बी का डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? वीकली। आई का मतलब होता है आयरन, एफ का मतलब होता है फॉलिक और सप्लीमेंट। आयरन वीकली आयरन फॉलिक सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम है और इसकी शुरुआत हुई थी 2012 में। तो बाइप्स कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 2012 में। याद रखना, वीकली आयरन फॉलिक सप्लीमेंट्री प्रोग्राम है, किशोरियों को देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। आईसीडीएस के अंतर्गत ये दिया जाता है। तत्व जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है और विटामिन ई के साथ योगवाही प्रभाव डालता है, कौन सा होता है? सेलेनियम होता है। सेलेनियम एक एंटीऑक्सीडेंट होता है और विटामिन ई के साथ एक योगवाही प्रभाव डालता है। तो ये कौन सा होता है? सेलेनियम। प्रतिदिन सेलेनियम की मात्रा कितनी चाहिए? तो प्रतिदिन सेलेनियम की मात्रा 40 माइक्रोग्राम चाहिए। प्रतिदिन सेलेनियम एक पुरुष को, एक महिला को कितना चाहिए? 40 मिलीग्राम। आज से जो पेपर स्टार्ट होंगे ना, वही मेन आपको बताएंगे कि किस प्रकार का पेपर हो सकता है। 2 दिन तो बहुत इजी पेपर आया था, जो किसी के भी 160 170 बन चुके हैं। क्या पता किसी का कितना मार्क्स आया। अपन कट ऑफ नहीं निर्धारित कर सकते और ना ही आप सोचो, आगे जो है अभी उसके बारे में सोचो। 18 महीने में विटामिन ए की खुराक कितनी दी जाती है? देखो, पहली खुराक जो दी जाती है वो 9 महीने में दी जाती है। उसके बाद 9 महीने में जो खुराक दी जाती है वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। लेकिन 9 महीने के बाद जब 5 साल तक हर 6-6 महीने के अंतराल में विटामिन ए की खुराक दी जाती है, तब 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। तो विटामिन ए की कितनी खुराक दी जाती है? 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। विटामिन ए को क्या बोलते हैं हम? विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? जीरोथैलेमिया हो जाता है। और अगर इसके कारण दिन में भी नहीं दिखता तो नेप्टोथैलेमिया हो जाता है। और जो विटामिन ए के जो मुख्य तत्व होता है, गाजर में विटामिन ए बहुत ज़्यादा पाया जाता है, यकृत में ये पाया जाता है। विटामिन ए 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है रेटिनोल, जिसे विटामिन ए का हम सक्रिय रूप कहते हैं, और एक होता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन को हम प्रो विटामिन भी कहते हैं। जो विटामिन से पहले का विटामिन होता है, ये पौधों में पाया जाता है। फटाफट करवा रही हूँ जिससे जल्दी निपट जाए। अगली क्वेश्चन है अमृत योजना। अमृत योजना जो है नगरीय आवास, मतलब शहर में भी गांव में भी नगरीय जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए, जो इसको हम जो अमृत मिशन भी इसको बोलते हैं, ये 2015 में आरंभ हुई थी। कब हुई थी? 2015 में आरंभ हुई थी। इसको क्या बोलते हैं? अटल मिशन अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये इसका अमृत योजना का फुल फॉर्म होता है। कब आरंभ हुई थी? 25 जून 2015 को ये आरंभ हुई थी। उद्देश्य था शहर में बुनियादी सुविधाएं देना। शहर को क्या देना? बुनियादी सुविधाएं देना, शहर को बुनियादी सेवा प्रदान करना। इसका मेन उद्देश्य था सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। इसका फुल नाम था अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसके अलावा इसका एक सेकेंड वर्जन भी स्टार्ट हुआ था 6 अगस्त 2023 को। तो अमृत योजना कब आरंभ हुई? 2015 में अमृत योजना को आरंभ किया गया। अगला है नमस्ते योजना कब आरंभ की गई थी? अगला क्या है? नमस्ते योजना जो हुई थी, नमस्ते योजना कब आरंभ हुई थी? तो नमस्ते योजना को 2022 में इसकी घोषणा हो गई थी और 2013 में ये लागू हो गया था। 2012 में इसकी घोषणा हो गई थी, तो प्रारंभ इसको 2022 से ही माना जाएगा। एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में आरंभ किया गया था। आवास व शहरी मंत्रालय ने इसको आरंभ किया था। आवास व शहरी मंत्रालय ने इसको आरंभ किया था, नमस्ते योजना को। ये स्वच्छ जो सफाई सुनिश्चित करने के लिए आरंभ हुई थी शहरी स्थानीय निकायों के लिए। भारत में स्वच्छता से जो मौतें हो जाती हैं उनको शून्य करने के लिए हुई थी। कोई भी सफाई कर्मचारी मानव मल के सीधे संपर्क में ना आए, स्वयं सहायता समूह की मदद से ये नमस्ते योजना को आरंभ किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मधुमेह से ग्रसित मरीज के मूत्र में किसका सैंपल लिया जाता है? यदि मधुमेह से ग्रसित व्यक्ति है और उसका हमें चेकअप कराना है तो उसके मूत्र से किसका सैंपल लिया जाता है ताकि उसका चेकअप हो सके? तो उसके मूत्र से ग्लूकोज का सैंपल लिया जाता है। किसका? ग्लूकोज का सैंपल लिया जाता है मधुमेह से ग्रसित मरीज के मूत्र में पता लगाने के लिए ग्लूकोज का।
IP6 जो एड्रेस होता है उसमें 8 शून्य से शुरू होने वाले पते क्या कहलाते हैं? जो 8 शून्य से शुरू होने वाले पते होते हैं वो सुरक्षित पते कहलाते हैं। ये 2017 के एग्ज़ाम में आया था, याद रखना, ये 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ये जो कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं मैंने 2017 के ही पेपर से लिए हैं। तो ठीक है, तो IPv6 पते में 8 शून्य से शुरू होने वाले पते क्या कहलाते हैं? सुरक्षित पते कहलाते हैं। जो वो पते कैसे होते हैं, 8 शून्य से शुरू होते हैं, वो कौन से पते कहलाते हैं? सुरक्षित पते कहलाते हैं। ठीक है, इनमें से कहाँ पर पाचक रस नहीं बनते? इनमें से कौन सी एक ऐसी जगह है जहाँ पर पाचक रस नहीं बनते हैं? देखो, अग्नाशय में तो बनते हैं, आमाशय में भी बनते हैं, यकृत में भी बनते हैं, लेकिन किडनी, वृक्क में कोई पाचक रस नहीं बनते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किडनी हो जाएगा। अगला है, जनजातीय उप योजना क्षेत्र में आश्रम विद्यालयों की योजना कब आरंभ हुई? जनजातीय उप योजना, जिसको हम TSP योजना भी कहते हैं, 1974-75 में ये आरंभ हुई थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। इसके अंतर्गत आश्रम विद्यालयों की स्थापना कब हुई, ये पूछ रहे हैं। इसके अंतर्गत जो आश्रम विद्यालयों की स्थापना हुई वो 1990-91 में हुई थी। कब हुई इसके अंतर्गत आश्रम विद्यालयों की स्थापना? 1990-91 में हुई है। जनजातीय उपयोजना क्षेत्र, जनजातीय उपयोजना क्षेत्र मतलब होता है कोई भी जनजाति का निर्णय लेना हो तो एक बारी जनजाति में उस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हों उनसे इसकी जानकारी ले ली जाती है। इस योजना के तहत 1999 से 2000 में 36 आश्रम विद्यालयों के लिए धन भी दिया गया था। अनुसूचित जनजाति के त्वरित विकास के लिए ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी। इसको TSP योजना भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? TSP योजना भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2017 के क्वेश्चन में ये आया था, इसलिए इसको अच्छे से कर लेना। देखो, मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में एग्ज़ाम दे रहे हो, बहुत अच्छे से आपकी परेशानी समझती हूँ मैं, और ये एग्ज़ाम आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ये भी मैं समझ रही हूँ। इसलिए मेरे से जितना हो पा रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। जो लोग हमारा बैच नहीं ले पा रहे हैं किन्हीं भी कारणों से, वो यूट्यूब के द्वारा पढ़ाई कर लें। तो इसी के कारण मैं ये क्वेश्चन लेके आ रही हूँ। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। जो स्पेशली जो मैं अब आने वाले समय में वीडियो लेके आने वाली हूँ उनको ध्यान से पढ़ते जाया कीजिए। अगला क्वेश्चन है, दांत का कौन सा ऐसा भाग है जो एनेमल से ढका हुआ होता है? डेंटाइन जो भाग होता है दांत का, देखो, डेंटाइन जो होता है, जो हमारे दांतों का जो मोटा सा जो भाग होता है, हमारे जो दांत होते हैं, दांतों का ये जो मोटा सा भाग होता है, ये कड़क कड़क, इसको हम डेंटाइन बोलते हैं। इन डेंटाइन के ऊपर जो होती है, जो सफ़ेद सफ़ेद सी जो परत चढ़ी होती है, जो समय के साथ ढलती रहती है, उसको हम बोलते हैं एनेमल। एनेमल जो होता है मानव शरीर का सबसे ज़्यादा कठोर भाग होता है। ठीक है, तो दांत का कौन सा भाग एनेमल से ढका हुआ होता है? जो डेंटाइन होता है, वो जो डेंटाइन जो भाग होता है वो एनेमल से ढका हुआ होता है। शैशवी पैलेग्रा उन क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, मतलब शैशव अवस्था में पैलेग्रा उन क्षेत्रों में ज़्यादा होता है जहाँ पर मक्खा प्रमुख अनाज होता है। शैशवी पैलेग्रा किन क्षेत्रों में ज़्यादा होता है? ऐसे क्षेत्रों में शैशवी पैलेग्रा होता है जहाँ पर मक्का जो होता है प्रमुख अनाज के रूप में पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में शैशवी पैलेग्रा बहुत ज़्यादा होता है। कहाँ पर? जहाँ पर मक्का प्रमुख अनाज के रूप में पाया जाता है। पंचायती राज मंत्रालय ने किस वर्ष, ये 2017 का क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्रालय ने किस वर्ष अपने मंत्रालय के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था? तो 2004 में किया था। पंचायती राज मंत्रालय ने किस वर्ष अपने मंत्रालय के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था? तो 2004 में किया था, याद रखना। 2004 में एक और चीज़ याद रखना, SC आयोग और ST आयोग, मतलब अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग, ये दोनों भी 2004 में ही बने थे। ठीक है, इसके अलावा पंचायती राज मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन भी किया था। अगला क्वेश्चन है, 1978 के पूर्व संपत्ति का अधिकार संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता था? 19(1)(f) के अंतर्गत आता था। 19(1)(f) के अंतर्गत आता था, और वर्तमान में ये 300A अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। वर्तमान में एक वैधानिक अधिकार है और ये अनुच्छेद 300A के तहत आता है। पहले ये किसके अंतर्गत आता था? पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था और 19(1)(f) के तहत आता था, लेकिन अब किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 300A के तहत आता है।
कल के पेपर में हमने देखा था, जो 8 तारीख को पेपर हुआ था, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संपत्ति का जो अधिनियम है उससे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखना। अगला है अंडे का जो जैविक मान है कितना होता है, बायोलॉजिकल वैल्यू कितनी होती है अंडे का जैविक मान 96 होता है। कितना? 96 होता है। अपने ब्लॉक को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कितने लाख की राशि अनुदान प्रदान करेगा? 10 लाख की राशि प्रदान करेगा। अपने ब्लॉक को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को 10 लाख रुपए की अनुदान राशि देंगे। कितनी? 10 लाख रुपए की अनुदान राशि देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत नवजात शिशु कार्य योजना का उद्देश्य किस वर्ष तक नवजात शिशु मृत्यु और जन्मों को रोकना है? नवजात शिशु की मृत्युओं को रोकना है, तो 2030 तक रोकना। जो भारत नवजात शिशु कार्य योजना आई है 1991-92 में, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि 2030 तक क्या हो जाए, जितनी भी नवजात शिशु मृत्यु दर है वो रुक पाए। ठीक है, उसको जो नवजात शिशु मृत्यु दर जो बहुत ज़्यादा हो जाती है वर्तमान में, अगर बात की जाए तो वर्तमान में भारत में 24 है और मध्य प्रदेश में कितनी है? 29 है। तो इसको रोकना इसका मेन उद्देश्य है। नवजात शिशु कार्य योजना जो आरंभ हुई थी 2014 में हुई थी, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये 2014 में आरंभ हुई थी। उद्देश्य था इसका नवजात शिशु मृत्यु दर को कब तक कम करना? 2030 तक। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि भारत नवजात शिशु कार्य योजना कब आरंभ हुई? 2014 में आरंभ हुई, याद रखना। और इसका उद्देश्य कब तक नवजात मृत्यु दर को कम करना है? 2030 तक करना है, और नवजात मृत्यु दर को 1 अंक तक लाना है। एकल अंक तक लाना है। जो वर्तमान में 2 अंकों में है उसे 1 अंकों में लाना है, इसका मेन उद्देश्य। कब आरंभ हुई थी? ये जो आरंभ हुई थी 2014 में आरंभ हुई थी। अगला है, अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रवास छात्रवृत्ति योजना के तहत कितने पुरस्कारों का अनुमोदन किया जाता है? 15 पुरस्कारों का अनुदान किया जाता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रत्येक वर्ष में राष्ट्रीय प्रवास छात्रवृत्ति योजना के तहत 15 पुरस्कारों का प्रावधान किया जाता है। इसमें से 6 जो पुरस्कार होते हैं वो विमुक्त जनजाति को दिए जाते हैं। 6 पुरस्कार किसको देते हैं? विमुक्त जनजाति को देते हैं, घुमंतु जनजाति को देते हैं, विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु। ये टोटल अगर बात की जाए तो 31 हैं हमारे मध्य प्रदेश में, तो इनको दिया जाता है। अर्ध घुमंतु, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु को दिया जाता है। 4 जो पुरस्कार होते हैं वो भूमिहीन कृषि मजदूरों को दिए जाते हैं। 4 भूमिहीन कृषि मजदूरों को दिए जाते हैं। और ये SC व ST छात्रियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए भी ये योजना ये छात्रवृत्ति दी जाती है। SC ST छात्रों को मतलब उच्च स्तर पर जाने के लिए, उच्च योजना प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, जो महिला महिला बाल विकास मंत्रालय और किसकी एक संयुक्त पहल है? जो हार्ट योजना है वो महिला बाल विकास मंत्रालय और किसकी एक पहल है? राष्ट्रीय महिला कोष की एक पहल है। जो महिला हार्ट योजना है 2016 में आई थी। महिला हार्ट जो योजना है वो महिला बाल विकास मंत्रालय ने आरंभ की है। महिला हार्ट योजना को महिला बाल विकास मंत्रालय के साथ किसने आरंभ किया है? महिला बाल विकास मंत्रालय के साथ किसने आरंभ किया है? जो राष्ट्रीय महिला कोष है उसने आरंभ किया है। महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए इस योजना को आरंभ किया गया है, ताकि महिलाएं जो है वो अपने उत्पादों को एक प्लेटफॉर्म मिल सके जहां पर वो बेच सकें। राष्ट्रीय महिला कोष कब बना था? 1983 में बना था। 1993 में बना था राष्ट्रीय महिला कोष। महिला बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में ये बना है। और उस समय महिला बाल विकास मंत्री मेनका गांधी थी, उनके द्वारा ये आरंभ किया गया था। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में ये काम करता है। बात करते हैं अगला, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल जो विकास योजना है वो कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपस्थित है? क्या बोल रहे हैं? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौशल प्रदान करने के लिए आरंभ हुई थी?
15 से 35 वर्ष के युवाओं को इसमें जो कौशल प्रदान किया जाता है। और कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है? 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये है। और इस योजना की शुरुआत हुई थी 2014 में। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर 2014 को आरंभ हुई थी। अगर कभी भी आपको दीनदयाल से कोई योजना पूछी जाए और आपको याद नहीं है तो 25 सितंबर लगाया कीजिए, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय का उस दिन जन्मदिन है। तो मोस्टली उस दिन बहुत सारी योजनाएं की सरकार जारी करती है। इस दिन दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती मनाई जा रही थी, तब इस योजना को आरंभ किया गया था। दीनदयाल जो उपाध्याय की 98वीं जयंती पर ये 25 सितंबर 2014 को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना आरंभ हुई थी। ये जो है ग्रामीण विभाग की योजनाएं होती है और इसमें 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया है। गरीबों की आय में वेरिएशन लाने के लिए उनको एक रोजगार प्रदान करने के लिए इस योजना को आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जो लार का पीएच मान होता है वो कितना होता है? लार कैसी होती है? तो देखो, लार जो होती है वो अम्लीय होती है। लार अम्लीय होती है, उसका पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है। कल मैंने एक क्वेश्चन करा रही थी तो मैंने योनि का पीएच क्षारीय बता दिया था। तो योनि का पीएच क्या होता है? अम्लीय होता है। योनि अम्लीय होती है। और लार का पीएच जो होता है 6.8 से ये 7.6 के बीच होता है। मतलब बहुत कमज़ोर अम्लीय होती है। और कमज़ोर अम्लीय होती है और इसको हम कमज़ोर अम्लीय बोल सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल अगर ये इसका 0 पीएच होता तो ये तेज अम्लीय होती है, लेकिन ये लास्ट में आ रही है तो इसको कमज़ोर अम्लीय बोलते हैं। ये अम्लीय और क्षार के बीच का मान कह सकते हैं इसको। ये मौखिक स्वास्थ्य को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। मुंह का पीएच स्तर 6.3 से नीचे नहीं गिरता। अगर ये हो जाता है तो ये मुंह में जो प्रतिजीवाणु वगैरह प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है, जनजाति कार्य मंत्रालय को किस वर्ष में सामाजिक न्याय और अधिकारिता कार्य मंत्रालय से अलग कर दिया था? 1999 में कर दिया था। 1999 में जनजाति कार्य मंत्रालय को सामाजिक न्याय और अधिकारिता कार्य मंत्रालय से अलग कर दिया। कब कर दिया था? 1999 में कर दिया था। जनजाति कार्य मंत्रालय को सामाजिक न्याय और अधिकारिता कार्य मंत्रालय से अलग कर दिया था। अगला है, ग्लीसन्स कैप्सूल कहाँ पाए जाते हैं? पिछली बार पूछा गया था। यकृत में पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना फ्रेंड्स। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, किडनी का वजन कितना होता है? आप लोगों को मुझे ये बताना है। किडनी का भार कितना होता है? किडनी का वजन कितना होता है? वृक्क जिसको किडनी बोलते हैं, सारे लोग कमेंट करके बताइएगा किडनी का भार कितना होता है। जिनको भी मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, आप देखते हैं मैं सारे लोगों का कमेंट पढ़ती हूँ, वीडियो को कमेंट को लाइक भी करती हूँ। तो सारे लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए, मुझे पता रहता है कौन कौन वीडियो देख रहे हैं। और सारे लोग इसका आंसर भी बताइएगा, सारे लोग इसका आंसर कीजिएगा कि किडनी का वजन कितना होता है। नहीं आता है तो एक बार गूगल पे सर्च कीजिए, अगर कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये इसको कर लेना। अगला क्वेश्चन है, ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल शरीर के किस भाग में होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ना, पिछली बार बहुत ज़्यादा पूछे गए थे और आज मुझे लग रहा है कि आज जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी लेवल के पूछे जाएंगे। इसी लेवल के क्वेश्चन जो हैं वो आज पूछे जाएंगे। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आई हूँ ताकि आपको इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो ग्लोमेरुलस और बोमन जो कैप्सूल होते हैं वो किडनी में या वृक्क में पाए जाते हैं। और ये गुर्दे में रक्त को छानने की प्रक्रिया का पहला चरण होता है, उसमें ये काम करते हैं। ग्लोमेरुलस जो होता है वो रक्त जो केशिकाएं होती हैं उनका एक गुच्छा होता है। रक्त केशिका का एक गुच्छा होता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, जो रक्त को छानने का काम करता है। तो ग्लोमेरुलस क्या करता है? छानने का काम करता है। और जो बोमन कैप्सूल होती है वो ग्लोमेरुलस को चारों तरफ से घेरती है। ग्लोमेरुलस को घेरने वाली एक कप के आकार की रचना होती है। ग्लोमेरुलस को घेरने वाली एक कप के आकार की रचना होती है बोमन कैप्सूल। ठीक है, याद रखना। ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल मिलकर एक वृक्क कोशिका बनाते हैं जिसको हम रेनल कॉर्पसल कहते हैं, जो नेफ्रॉन का एक हिस्सा होता है। ग्लोमेरुलस रक्त को छानता है और बोमन कैप्सूल छानकर आए तरल पदार्थ को इकट्ठा करता है। ठीक है, तो याद रखना जो मैंने पहला बताया, ग्लीसन्स कैप्सूल कहाँ पाए जाते हैं? यकृत में। और ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल कहाँ पाए जाते हैं? ये किडनी में या वृक्क में पाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो रर्वन मिशन है उसके पहले चरण में कितने क्लस्टर का विकास किए जाने की बात की गई थी? 100 क्लस्टर का विकास करने की बात की गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्वन मिशन टोटल कितने क्लस्टर की बात की गई थी? टोटल जो है 300 क्लस्टर की बात की गई थी, लेकिन पहले चरण में कितने की बात की गई थी? 100 मतलब क्लस्टर की बात की गई थी। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2016 में हुई थी। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2016 में क्या हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी। पहले चरण में 100 क्लस्टर का विकास करना था और टोटल कितने क्लस्टर का विकास करना था? टोटल जो करना था 300 क्लस्टर का इसमें विकास करना था, याद रखिएगा। और 2016 में ये आरंभ की गई थी। ग्रामीण इलाकों को भी मतलब पूरी तरह से सशक्त बनाना, शहरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए इसको आरंभ किया गया था। जो ग्रामीण से एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी योजना है जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अंतर को कम करने के लिए आरंभ की गई थी? जो अंतर होता है उनके बीच, उस अंतर को कम करने के लिए आरंभ की गई थी, तो वो कौन सी योजना है? तो यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन ही योजना है, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच जो अंतर है उसको काटने के लिए आरंभ की गई थी। अगला है, कौन सा रोग ऐसा है जो पिट्यूटरी ग्रंथि के असामान्य रूप से काम करने से होता है? मतलब ऐसा रोग जब पीयूष ग्रंथि जो होती है सही से काम नहीं करती है तब ये रोग हो जाता है। तो वो कौन सा रोग होता है? उसको हम बोलते हैं सिगमंड रोग। क्या बोलते हैं उसको? हम सिगमंड रोग बोलते हैं। सिगमंड रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि के सही से काम करने के कारण सही से काम ना करने के कारण होता है। तो याद रखिएगा किस कारण से होता है। ये पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है या पीयूष ग्रंथि जो रहती है सही से काम नहीं करती है तो ये हो जाता है। इसके अलावा कुशिंग जो रोग होता है वो कार्टिसोल हार्मोन के अत्यधिक स्नाव से होता है, मतलब हार्मोन सीक्रेशन के कारण होने वाला है कुशिंग रोग। हाशीमोटो रोग जो होता है जिसमें जो थायराइड ग्रंथि होती है उसमें जो हार्मोन होता है अपनी हत्या खुद ही कर लेता है, तो आत्महत्या वाली इसको बोलते हैं। एडिसन जो होता है वो सोडियम की कमी से होता है। जब सोडियम की कमी हो जाती है तो एडिसन रोग हो जाता है। और सिगमंड जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? पीयूष ग्रंथि जब सही से काम नहीं करती है तो सिगमंड रोग हो जाता है। किसके कारण? पीयूष ग्रंथि के असामान्य रूप से काम करने के कारण ये हो जाता है। इसके अलावा कुशिंग सिंड्रोम भी तभी होता है जब पीयूष ग्रंथि सही से काम नहीं करती। कुशिंग सिंड्रोम भी पीयूष ग्रंथि सही से काम नहीं करेगी, जिससे कि नीचे एड्रेनल ग्रंथि में कार्टिसोल हार्मोन का सीक्रेशन अच्छे से नहीं होगा, जिसके कारण एक पिट्यूटरी ट्यूमर वगैरह रोग हो जाते हैं। तो ये जो कुशिंग सिंड्रोम है ये भी इसी के कारण हो जाता है। अगला है, पोषण 2.0 राष्ट्रीय मिशन कब आरंभ हुआ था? पोषण 2.0 राष्ट्रीय मिशन आरंभ हुआ था 2021 में। पोषण अभियान कब आरंभ हुआ था? 2018 में। और पोषण 2.0 राष्ट्रीय पोषण अभियान कब आरंभ हुआ था? 2021 में आरंभ हुआ था। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 के अनुसार के अंतर्गत एक ही बार में कितने अधिनियम में संशोधन किया गया? ये है ना 2017 के एग्ज़ाम से लिया है मैंने, 2017 के पेपर से उठाया है मैं, जो वहाँ इम्पोर्टेंट कठिन क्वेश्चन थे मैंने वहाँ से उठा लिए थे। तो इसमें 4 जो अधिनियम है उसमें संशोधन किया गया है। आपराधिक कानून संशोधन 2013 में हुआ। इसमें कितने अधिनियम में एक ही बार में संशोधन किया गया? तो 4 अधिनियम में किया गया है। कौन से हैं वो 4 अधिनियम? एक तो है आईपीसी मतलब भारतीय दंड संहिता, उसमें किया गया है। एक दूसरा है अपराध प्रक्रिया संहिता। एक तो आईपीसी है, आईपीसी को क्या बोलते हैं? भारतीय दंड संहिता। क्या बोलते हैं? भारतीय दंड संहिता। एक तो भारतीय दंड संहिता में हुआ, एक हुआ है अपराध प्रक्रिया संहिता में। दूसरा किस में हुआ है? अपराध प्रक्रिया संहिता में हुआ है। तीसरा हुआ है अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 में आया। तीसरा हुआ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तीसरा किस में हुआ है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हुआ है। ये 1872 में आया था। और ये यौन शोषण से बच्चों का अधिनियम है पॉक्सो, उसमें हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 अधिनियम में संशोधन हुआ है आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम के अनुसार। कब हुआ है, किस में हुआ है? तो इसके अनुसार कब कितने अधिनियम में संशोधन हुआ है? एक ही बार में संशोधन हुआ है 2013 में। 4 अधिनियमों में संशोधन हुआ। एक बार और देख लो इनको कौन कौन से। भारतीय दंड संहिता आईपीसी,
आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और यौन शोषण से बच्चों का अधिनियम 2012। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व जो योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना कब आरंभ हुई? 2016 में इसको आरंभ किया गया था। 31 जुलाई 2016 को इसको आरंभ किया गया था। हर महीने की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सुनिश्चित गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल करना व जानकारी देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस योजना को प्रधानमंत्री ने 31 जुलाई 2016 को मन की बात में भी इसके बारे में बात की गई थी। 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को इसके तहत सुरक्षा प्रदान की जाती है। अगला है राष्ट्रीय बाल कोष प्रबंधन बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन से होते हैं? राष्ट्रीय बाल कोष प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो महिला बाल विकास विभाग के जो प्रभारी मंत्री होते हैं, महिला बाल विकास विभाग के जो प्रभारी मंत्री होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रीय बाल कोष के प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। किसके? राष्ट्रीय जो बाल कोष के प्रबंधन बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? महिला एवं बाल विकास विभाग के जो प्रभारी मंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो देखो टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस। टेड्रोस याद रख लो अकेले। टेड्रोस जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है जेनेवा में। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। टेड्रोस इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आपको ये याद रखना। और WHO से क्वेश्चन, WHO, यूनिसेफ, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको मैंने बहुत अच्छे से कवर करवाया। यूनिसेफ को तो मैंने कितने सारे डिटेल में क्वेश्चन इसके पढ़ाए हैं, जिसने नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों का लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 के पूर्व कौन सा एकमात्र राज्य के पास बाल दुर्व्यवहार की एक विशिष्ट विधि थी? मतलब 2012 में ये पूरे भारत में लागू हो गया। ये पूछ रहे हैं कि जो पॉक्सो अधिनियम है वो 2012 के पहले, जो पॉक्सो अधिनियम है वो 2012 के पहले और कहाँ पे लागू था? 14 नवंबर 2012 को ये आया था। इसके पहले ये बोल रहे हैं किस राज्य में लागू था? तो इसके पहले ये गोवा राज्य में लागू था। इसके पहले कहाँ पे लागू था? गोवा राज्य में लागू था पॉक्सो अधिनियम। तो बच्चों के लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 के पहले किस एकमात्र राज्य के पास बाल दुर्व्यवहार करने की एक विशिष्ट विधि थी? तो गोवा के पास थी। किसके पास थी? गोवा के पास थी। और ये भी पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था। अस्थि मज्जा में कौन सा ऐसा हार्मोन रहता है जो RBC उत्पादन को बढ़ावा देता है? एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रो मतलब एरिथ्रोसाइट हो गया, एरिथ्रोपोइटिन हो गया, ये सब जो होते हैं। एरिथ्रो आ गया मतलब ये RBC से संबंधित हो गया, और ल्यूको आ गया तो वो WBC से संबंधित हो गया। ठीक है, और एरिथ्रो आ गया तो RBC से संबंधित हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, तो अस्थि मज्जा में कौन सा हार्मोन RBC के उत्पादन को बढ़ावा देता है? एरिथ्रोपाइटिन देता है। कौन देता है? एरिथ्रोपाइटिन देता है। अगला है राष्ट्रीय रुर्बन मिशन के अंतर्गत कितने वांछित घटक की सिफारिश की गई है? 14 वांछित घटक की सिफारिश की गई है। ये 2017 के पेपर में दिया गया है। कहाँ पे? 2017 के पेपर में दिया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय रुर्बन मिशन के अंतर्गत कितने वांछित घटक की सिफारिश की गई है? 14 वांछित घटक की सिफारिश की गई है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय रुर्बन मिशन के अंतर्गत कितने वांछित घटक की सिफारिश की गई है? 14 वांछित घटक की सिफारिश की गई है। अगला है जो भ्रूण अवस्था होती है, बच्चा भ्रूण अवस्था में रहता है तो उस समय RBC का निर्माण कहाँ होता है? प्लिया में होता है और या यकृत में होता है। और मनुष्य में काय में होता है? वयस्क मनुष्य में अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूण में प्लीहा में या यकृत में होता है। भ्रूण में कहाँ पे होता है RBC का निर्माण? प्लीहा या यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक ब्लैंक मैंने इसलिए छोड़ा है कि सबसे पहले जिन लोगों का कल एग्ज़ाम है उन सारे लोगों को बेस्ट ऑफ लक। सब बिल्कुल तनाव नहीं लेना है, तनाव तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। तनाव लेके क्या होता है ना कि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं ना वो रॉन्ग हो जाते हैं। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। जितना ज़्यादा कूल दिमाग को रखोगे, नींद लेके जाना प्रॉपर, जिनका भी एग्ज़ाम है। क्या होता है ना, कभी कभी हमें क्वेश्चन आते हुए भी हम भूल जाते हैं, कभी कभी हमारी सिली मिस्टेक भी हमें, और एक एक नंबर यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कोशिश करो कि भले कम पढ़ो लेकिन दिमाग बहुत शांत रख के जाओ।
दिमाग अगर शांत रहेगा ना तो जो आपने मतलब जो आपको आता भी नहीं होगा ना, आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के थोड़ा सा सोच के आप उसको भी सही कर पाओगे। और अगर दिमाग भरा हुआ रहेगा ना तो जो आ रहा होगा ना वो भी आप गलत करवाओगे। इसलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो एक्सोपिथेल्मिक गोइटर होता है उसका कारण क्या होता है? एक्सोपिथेल्मिक गोइटर, तो जो एक्सोपिथेल्मिक गोइटर होता है, थायराइड के जो अल्प स्नावन से ये रोग हो जाता है। तो गोइटर हो रहा है तो ये समझ लो कि थायरोक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन कम हो रहा है, जिसके कारण ये हो जाता है। इसके अलावा इसके कारण टेटेनी नामक रोग भी हो जाता है। इसके कारण टेटेनी नामक रोग भी हो जाता है क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है। कौन सी योजना के अंतर्गत पूर्ण शक्ति केंद्र नामक एक पायलट प्रोजेक्ट योजना आरंभ की गई है? किस योजना के अंतर्गत एक पूर्ण शक्ति केंद्र नामक पायलट योजना आरंभ की गई है? राष्ट्रीय महिला सशक्ति मिशन के अंतर्गत की गई है। किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत की गई है। इसमें पढ़ लो, ये 2017 का ही पेपर है। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन योजना के अंतर्गत एक पूर्ण शक्ति केंद्र पीएसके का मतलब होता है पूर्ण शक्ति केंद्र नामक एक पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जो जिला स्तर है वहाँ पर एक केंद्र स्थापित करना है, जिससे महिलाओं को सारी कल्याणकारी योजना तक पहुँच हो सके। इसमें देश के 12 राज्यों के 12 जिलों में इस तरह के केंद्र स्थापित किए गए हैं। 12 राज्यों के 12 जिलों में, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 1 वर्ष के लिए पंजीकरण शुल्क के रूप में कितनी राशि का भुगतान करना पड़ता है? 30 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब आई थी? 2008 में आई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अप्रैल 2008 में आई थी। इसके अंतर्गत क्या होता है? बीमाकर्ता लाभार्थी परिवार के सदस्यों को एक उनकी उंगलियों के माध्यम से बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित करता है। लाभार्थी को केवल 30 रुपये फीस देनी होती है। उन्हें एक स्मार्ट कार्ड मिल जाता है और उनको अस्पतालों की एक सूची दे दी जाती है, जिससे वहाँ पर वो अपना इलाज करवा सकते हैं। कौन से वित्तीय वर्ष में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में शामिल कर लिया गया था? 2010-11 में कर लिया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आरंभ हुई थी? 1999 में आरंभ हुई थी। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ये आरंभ हुई थी। किसके? स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आरंभ हुई थी। 75:25 का इसमें केंद्र और राज्य का अनुपात होता है। और 2010-11 में इसको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए में ज्वाइन कर लिया था। और ये ग्रामीण गरीबों को रोजगार देने के लिए आरंभ हुई थी। इसके लिए ग्रामीण गरीबों को रोजगार देने के लिए ये आरंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जो पैनेत कोशिकाएं पाई जाती हैं कहाँ पाई जाती हैं? जो क्वेश्चन है, पैनेत कोशिका कहाँ पाई जाती हैं? तो पैनेत कोशिकाएं लीवर कुंड के क्रिप्ट में पाई जाती हैं। ये लीवर कुंड के क्रिप्ट कहाँ होते हैं? छोटी आंत का इलियम वाला जो भाग होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो जो इलियम वाला जो पार्ट होता है, सबसे छोटा पार्ट जो होता है, सबसे भाग लास्ट वाला जो पार्ट होता है, जहाँ पे खाना सबसे ज़्यादा अवशोषित होता है, वहाँ पर पैनेत कोशिकाएं पाई जाती हैं। छोटी आंत का तह खाना भी इनको कहा जाता है। तो ये भी यहाँ पे तो पूछा है लीवर कुंड के क्रिप्ट ऑप्शन दिया है। आपसे ये भी ऑप्शन दे सकते हैं कि पैनेत कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, छोटी आंत में पाई जाती हैं या बड़ी आंत में पाई जाती हैं, ये क्वेश्चन भी दे सकते हैं। तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है और ये भी याद रखना है कि क्या होती हैं, एक रोगाणुरोधी एक प्रोटीन सीक्रेट करती हैं, है ना। और ये आंत की परत के नवीनीकरण में भी सहायक होती हैं। कुछ रोग स्थितियों में कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो बड़ी आंत में भी आ जाती हैं, लेकिन मेन ये कहाँ पे पाई जाती हैं? छोटी आंत के इलियम में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? मेनली कहाँ पाई जाती हैं? छोटी आंत के इलियम में ये पाई जाती हैं। अगला है, मरुभूमि, पर्वतीय या जनजातीय क्षेत्रों में रुर्बन क्लस्टर की आबादी कितनी होना चाहिए? ये रुर्बन क्लस्टर मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना की बात कर रहे हैं, जो आरंभ कब हुई थी? 2016 में हुई थी। तो इसमें ये बोला है कि अगर मैदानी क्षेत्र है तो 25,000 से 50,000 तक में आबादी पर ये होते हैं। कितने पर होते हैं? 25,000 से 50,000 की आबादी पर होते हैं। कहाँ पर? मैदानी क्षेत्र में। मैदानी क्षेत्र में जो क्लस्टर गठित होंगे वो 25,000 से 50,000 की आबादी पर होंगे। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? मरुभूमि पे,
पर्वतीय क्षेत्र में और जनजातीय क्षेत्र में, तो यहाँ पर आबादी कितनी होनी चाहिए? यहाँ 5,000 से 15,000 की आबादी पर होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना है 2016 में ये आरंभ हुई थी। मैदानी क्षेत्रों में ये कब आरंभ हुई थी? मैदानी क्षेत्रों में ये 25,000 से 50,000, और जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जो जनजातीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं और मरुभूमि क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये कितनी पे 5,000 से 15,000 जनसंख्या पर ये विकसित किए जाते हैं। ठीक है, याद रखना है। इसमें 15 से 20 गाँवों को समूह को शामिल किया जाता है। एक बार पढ़ लो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन आबादी क्लस्टर में मैदानी इलाकों में 25,000 से 50,000, और जो रेगिस्तानी व पहाड़ी इलाके हैं वहाँ 5,000 से 15,000 की आबादी में रुर्बन क्लस्टर विकसित किए जाते हैं। इसके लिए रुर्बन क्षेत्र 35 से 40 लाख की आबादी होनी चाहिए और गाँव के समूह 15 से 20 गाँव के समूह इसमें होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जो मैक एड्रेस होता है उसका साइज क्या होता है? जो मैक एड्रेस होते हैं ये भी 2017 में पूछा है। मैक एड्रेस का साइज कितना होता है? 48 बिट होता है मैक एड्रेस का साइज। ये 12 डिजिट का एक नंबर होता है और ये नेटवर्क एडेप्टर कार्ड से जुड़ा हुआ होता है। अगला है, मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना कब आरंभ हुई? 2007 में आरंभ हुई थी। जो ये मल ढोने का काम करते हैं, मल साफ करने का काम करते हैं, उनको बोलते हैं स्कैवेंजर्स। उनके पुनर्वास के लिए सामाजिक न्याय निशक्त विभाग द्वारा इस योजना को आरंभ किया गया था। सामाजिक न्याय निशक्त विभाग द्वारा इस योजना को आरंभ किया था। इस योजना में क्या होता है, जो स्कैवेंजर पहचाने जाते हैं उनको 40,000 रुपये की राशि दी जाती है एक बार में, और तथा आपको 15,000 रुपये तक का रियायती ऋण भी प्रदान किया जाता है, और 2 साल तक कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जाता है जिसमें 3,000 रुपये प्रति महीने का लाभ दिया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा एक और योजना आई है जो सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, आयुष योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना। इसमें 5 लाख का ऋण प्रदान किया जाता है। ये जो योजना है मैनुअल स्कैवेंजर्स, इस योजना का लाभ इस योजना के लिए एक अधिनियम भी आया है 2013 में। तो आपसे पूछ सकते हैं कि मैनुअल स्कैवेंजर अधिनियम कब आया था? तो मैनुअल स्कैवेंजर जो अधिनियम आया है वो 2013 में आया है, ये भी आपको याद रखना। मैनुअल स्कैवेंजर अधिनियम कब आया? 2013 में आया। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान ने अपने पूरे जोर से कार्यान्वयन आरंभ कर दिया था? 2013 में कर दिया था। राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान 2013 से अपने पूरे जोरों शोरों से आरंभ हो गया था। पंचायतों को सशक्त बनाना, ग्रामीण सभाओं को सशक्त बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। मतलब मेन पंचायत सशक्तिकरण था, तो पंचायतों को सशक्तिकरण करना इसका मेन उद्देश्य था। स्लाइड टाइटल बार क्या होता है? स्लाइड टाइटल बार होता है एक विशिष्ट डिज़ाइन की टेम्पलेट बनाना। एक विशिष्ट डिज़ाइन की टेम्पलेट बनाना एक स्लाइड मास्टर और शीर्षक मास्टर होता है। तो विशेष डिज़ाइन टेम्पलेट बनाने के लिए स्लाइड टाइटल पेयर का उपयोग किया जाता है। स्लाइड एक ये इफेक्ट याद रखना, ये देखो स्लाइड मास्टर और टाइटल मास्टर, स्लाइड मास्टर और टाइटल ध्यान रखना ध्यान से, स्लाइड और मास्टर और टाइटल मास्टर को मिलाकर स्लाइड टाइटल मास्टर जोड़ी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्लाइड मास्टर और टाइटल मास्टर को मिलाकर क्या बोलते हैं? स्लाइड टाइटल मास्टर जोड़ी कहते हैं। स्लाइड मास्टर प्रेजेंटेशन में मौजूद हर स्लाइड के गुणों को नियंत्रित करती है। स्लाइड मास्टर के द्वारा हम फॉन्ट का आकार, टेक्स्ट का रंग, ये सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखना। अगला क्वेश्चन है, जो दूध होता है, दूध में कौन सा प्रोटीन चीनी का जोड़ा पाया जाता है? तो एक तो कैसीन प्रोटीन पाया जाता है और लैक्टोज पाया जाता है। तो दूध में कौन सा प्रोटीन चीनी का जोड़ा पाया जाता है? तो एक तो कैसीन और लैक्टोज का जोड़ा पाया जाता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करके और रक्त को शुद्ध करता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है और रक्त को शुद्ध करता है। कौन करता है? लीवर। लीवर जो है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है और रक्त को शुद्ध करता है। कौन सी ग्रंथि पाचक रस का सीक्रेशन नहीं करती? लीवर पाचक रस का सीक्रेशन नहीं करती, जबकि लार ग्रंथि करती है, आंतों की ग्रंथि करती है, अग्नाशय करती है। लीवर जो होता है बाइल जूस तो करता है, लेकिन पित्त जूस तो रखता है, लेकिन वो उसका सीक्रेशन नहीं करता है। अगला है, जीभ के किस भाग में खट्टे खट्टे स्वाद की कोशिकाएं होती हैं? जीभ के किस भाग में खट्टा स्वाद आता है? तो जीभ के जो साइड्स होता है, ये जो जैसे ये जीभ बनी है, इसकी जो साइड्स बने हुए हैं यहाँ पर खट्टा का स्वाद आता है।
पीछे सबसे कड़वे का स्वाद आता है, आगे जो होता है मीठा आता है। कभी भी खाना खाओगे, मीठा खाओगे तो जीभ के आगे के हिस्से में मीठा मीठा लगेगा, सबसे पीछे के हिस्से में कड़वा लगेगा। और साइड जो होती है जीभ की बिल्कुल बगल अगल बगल, उसमें क्या होता है, खट्टा का स्वाद आता है। खट्टा इमली होती है ना खट्टी, वैसे स्वाद आता है। ठीक है, तो याद रखना। जीभ में एक ऐसे इस तरह से ऐसे 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 छोटे छोटे जो दाने टाइप से पाए जाते हैं, उनको हम पैपली बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, हम पैपली बोलते हैं। जीभ में जो छोटे छोटे से दाने टाइप पाए जाते हैं, उसको हम पैपली बोलते हैं, याद रख लेना। अगला है, ये देखो ये जीभ का भाग है, ये पैपली। देखो इस तरह के, ये जो इस तरह से जो छिद्र पाए जाते हैं छोटे छोटे, इनको हम पैपली कहते हैं। जीभ का जो ये पिछला भाग होता है, उसमें क्या होता है, उसमें कड़वा का स्वाद आता है। ये जो साइड भाग होता है, इनमें क्या होता है, खट्टे का स्वाद आता है। ठीक है, और साल्टी कहाँ आता है, साल्टी और जो मीठा होता है वो सबसे आगे आता है। और बहुत सारे जो टेस्ट वर्ड होते हैं वो इधर इन्हीं पर आते हैं। यहाँ बीच में कोई भी टेस्ट, खाना कभी बीच में रख लो जीभ के, कोई स्वाद ही नहीं आएगा। रख के देख लेना, कोई भी स्वाद नहीं आएगा। ठीक है, इसके चारों तरफ आता है और साइड में आता है, लेकिन बीच में नहीं आता है। अंग कौन सा अंग होता है जो विष को अवशोषित करता है हमारे शरीर में, तो वो होता है लीवर। लीवर का जो विज्ञान होता है उसको हेपेटोलॉजी बोलते हैं। और जो अंग का विष हरण भी करता है, मतलब अंगों से विष को अवशोषित कर लेता है, कौन, लीवर अवशोषित कर लेता है। अगला है, वयस्क मनुष्य में कितने कैनाइन दांत होते हैं। कैनाइन दांत को हम कृंतक दांत भी बोलते हैं। कैनाइन दांत कृंतक काटने के काम आता है। मनुष्य के दांतों का सूत्र ये होता है 2123/2123। जो कैनाइन दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 4 दांत होते हैं कैनाइन के। कितने होते हैं, 4 दांत होते हैं कैनाइन के, आपको याद रखना है। दांतों के बारे में अगर देखें तो देखो, दांतों का इस प्रकार से भाग होता है। ये प्रीमोलर्स होते हैं, इनकी संख्या 8 होती है। ये मोलर होते हैं, इनकी संख्या 12 होती है। केनाइन होता है, केनाइन की संख्या 8 होती है। और जो इंसीजर्स होते हैं उनकी संख्या 4 होती है। इस प्रकार से ये पूरे दांत होते हैं, इनकी संख्या याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, केनाइन कितने होते हैं, केनाइन 4 होते हैं। केनाइन कितने 4 होते हैं, 4 होते हैं केनाइन, आपको याद रखना है। और 12 जो होते हैं वो प्री मोलर जो होते हैं वो 12 होते हैं। प्री मोलर जो होते हैं 8 होते हैं। और इंसीजर्स कितने होते हैं, इंसीजर्स भी 8 होते हैं। इंसीजर्स भी कितने होते हैं, 8 होते हैं। टोटल मिला के कितने होते हैं, टोटल मिला के 32 दांत होते हैं। 20 दांत जो होते हैं उनमें से अस्थायी होते हैं, मतलब 20 दांत ऐसे होते हैं जो जीवन में 2 बार निकलते हैं। 20 दांतों की संख्या ऐसी होती है जो 20 दांत कैसे होते हैं, जीवन में 2 बार निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान में उंगली की समान वृद्धि होती है जिसे विली कहा जाता है। कौन सा ऐसा अंग होता है जिसमें उंगली की समान वृद्धि होती है। छोटी आंत जो होती है उसमें उंगली की समान वृद्धि होती है। छोटी आंत होती है, इसकी लंबाई लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर होती है। इसमें सम म्यूकोसा भी पाया जाता है, म्यूकोसा भी पाया जाता है ना। और यहाँ पर क्या होता है, छोटी आंत में विली पाए जाते हैं। छोटी आंत में क्या पाए जाते हैं, विली पाए जाते हैं। डायबिटीज़ मेलिटस से पीड़ित व्यक्ति अधिक पानी पीता है, क्यों, क्योंकि उसे खून से अतिरिक्त ग्लूकोज निकालना होता है। क्योंकि उसे क्या होता है, खून से अतिरिक्त ग्लूकोज निकालना होता है। इसलिए डायबिटीज़ मेलिटस से जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा पानी पीता है। अगला क्वेश्चन है, एक शिशु जो पूरी तरह से माँ के दूध का सेवन करता है उसका मल पीले रंग का होता है। इसका कारण क्या होता है, पित्त का लक्षण होना, पित्त पिगमेंट होना इसका प्रमुख कारण होता है। पित्त का पिगमेंट होना इसका प्रमुख कारण होता है। मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथि कौन कौन सी, एक तो सलाइवरी ग्लैंड होती है, लार ग्रंथि, लीवर और पेंक्रियाज जिसको अग्नाशय बोलते हैं, ये मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियाँ होती हैं। अगला है, प्रोटीन का पाचन मानव शरीर के किस अंग से स्टार्ट होता है। आमाशय, स्टोमक, पेट से स्टार्ट होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। आहार नाल के सबसे बड़े भाग का नाम क्या है, छोटी आंत होता है। लगभग 6.25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। भले ही बड़ी आंत को बड़ी आंत कहते हैं, लेकिन ये 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका व्यास ज़्यादा होता है, इसलिए इसको बड़ी आंत कहते हैं। इसका व्यास ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम बड़ी आंत कहते हैं। भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है वो कहाँ पर होता है, भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। कहाँ पर, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो संचित अपचित भोजन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं। संचित ऐसा भोजन जो अपचित है उसको क्या बोलते हैं, उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं, जो अपचित रूप से होता है, यकृत में होता है।
अगला है विटामिन आंत के अंदर बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित होता है, मतलब ऐसा कौन सा विटामिन है जो बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित होता है आंत में, तो उसका है आंसर है K2। K2 जो होता है, एक तो होता है K1 जो कि हमें प्लांट द्वारा मिलता है, और K2 जो होता है आंत अवशोषित करती है। K2 को कौन करती है? आंत अवशोषित करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जरूर आएगा किसी न किसी शिफ्ट में, तो है ना, याद रखना कौन सा विटामिन मतलब कौन सा विटामिन आंत के द्वारा अवशोषित होता है, तो विटामिन K2 होता है। डैश की खराबी के कारण व्यक्ति का जो मल होता है वो सफ़ेद रंग का हो जाता है। यकृत की खराबी के कारण व्यक्ति का जो मल होता है वो सफ़ेद रंग का हो जाता है। कुफ्फर की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। कुफ्फर की कोशिकाएं लीवर में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं कुफ्फर की कोशिकाएं? लीवर में पाई जाती हैं। मल को समय समय पर मल द्वार से बाहर निकालने को क्या बोलते हैं? इजेशन या बहिर्गमन बोलते हैं, मल को समय समय पर बाहर निकालने के लिए। अगला है जो ब्रूनर की ग्रंथियां होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा। ग्रहणी के समम्यूकोसा में। कहाँ पर ब्रूनर ग्रंथि कहाँ पाई जाती हैं? ग्रहणी के समम्यूकोसा में ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं। याद रखना कहाँ पाई जाती हैं? ग्रहणी के समम्यूकोसा में पाई जाती हैं। अगला है मवेशी जल्दी से घास को निगल जाते हैं और अपने डैश में जमा कर लेते हैं, अपने रूमेन में। रूमेन मतलब होता है पेट, जैसे कि सूअर का ऐसा पेट लटका हुआ दिखता है आपको, वहाँ पर ये जमा कर लेते हैं। एस्फोगस को क्या कहा जाता है? एसोफेगस जो होता है उसको हम पाइपलाइन भी बोलते हैं या भोजन नली भी बोलते हैं। इसकी जो नाल होती है, हमारी जो आहार नाल होती है, पूरी आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 6.5 उसमें छोटी आंत लगभग 6.5 सेंटीमीटर होती है, पूरी आहार नाल जो होती है लगभग 25 सेंटीमीटर की होती है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। इसको एसोफेगस भी बोला जाता है। अगला है शब्द जिसमें शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। मेटाबॉलिज्म होता है। उपापचय जिसमें जो होता है खाद्य पदार्थ टूटते हैं उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मानव शरीर का वह भाग जिसको स्वाद ग्रही करता है, मतलब जो स्वाद को ग्रहण करता है, क्या कहलाता है? टंग या जीभ कहलाती है जो स्वाद को ग्रहण करती है। आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियां डैश नामक अम्ल का सीक्रेशन करती हैं। HCl अम्ल का सीक्रेशन करती हैं। ठीक है, किसका? HCl। HCl क्या है? एक अम्ल है HCl, है ना, इसका सीक्रेशन करती है। फ्रेंड, फूड सेफ्टी ऑफिसर का मैं जल्दी कोर्स आरंभ करने वाली हूँ। ट्रिकी बैच रहेगा, ट्रिकी बैच रहेगा ये, और बहुत शानदार ये वैकेंसी है। ऐसी कोई भी लड़की या लड़का जिसने ग्रेजुएशन में, जिसके तीनों ईयर में या अगर सेमेस्टर वाइज दिए हो तो सारे सेमेस्टर में केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट रहा हो, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट रहा हो, तीनों ईयर वाइज दिया हो तो तीनों ईयर में, सेमेस्टर वाइज दिया हो तो सारे सेमेस्टर में अगर केमिस्ट्री है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। मतलब बहुत अच्छी जॉब है, एक ऑफिसर की जॉब है, MPPSC के थ्रू हो रही है। ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, 1 डे एग्ज़ाम होगा और डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। बहुत और अच्छा समय दे रहे हैं। एक सिलेबस भी उन्होंने डिकोड कर दिया है जो मैं 2 से 3 दिन में यूट्यूब पर भी पढ़ाने वाली हूँ। और मैं इसका कोर्स स्टाइल, इसके क्या है कि इसमें टोटल जो यूनिट हैं, टोटल 10 यूनिट हैं। टोटल इसमें इसमें टोटल 20 यूनिट हैं। 10 यूनिट है एक पार्ट की और दूसरे पार्ट की 10 यूनिट है। टोटल 20 यूनिट है। सिलेबस बड़ा है लेकिन आपके पास समय है अभी। अप्रैल से पूरा दिसंबर आपके पास है। मार्च में अगर आपका एग्ज़ाम भी है तो अप्रैल से पूरा दिसंबर आपके पास है। अगर आप चाहते हो तो सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना। ऑनलाइन इनके नोट्स प्रोवाइड करूँगी मैं, ट्रिक द्वारा इसके वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। 1 अप्रैल से इसका बैच स्टार्ट है। इसका चार्ज जो शुरू के 100 लोगों को है 1999 है। उसके बाद इसका चार्ज जो होगा वो 2499 हो जाएगा। अधिक चार्ज रखने का कारण ये है कि सिलेबस बड़ा है, 20 यूनिट हमको कंप्लीट करवानी है। सारी यूनिट्स के आपको ट्रिक वीडियो मिलेंगे, सारी यूनिट्स के आपको थ्योरी नोट्स मिलेंगे, सारी यूनिट्स के आपको MCQ मिलेंगे। जो भी इसको ज्वाइन करना चाहता है, जो भी सीरियस स्टूडेंट है, मैंने आपको सब्जेक्ट भी बता दिया है कि क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। एक सब्जेक्ट आपका, या तो आप MSc केमिस्ट्री से हो या आपके जो BSc किया हो आपने तीनों ईयर में, या जितने भी 6 सेमेस्टर्स हों उनमें अगर एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री का रहा हो तो आप इसको भर सकते हैं। जो भी आप हमारा ये बैच लेना चाहते हैं फुर्ती में मुझे व्हाट्सअप कर देना। जो भी सीरियस 100 स्टूडेंट रहेंगे जो मुझसे जुड़ जाएंगे उनको हम इस बैच में ज्वाइन कर लेंगे। अभी हमारा जो बैच है किसी एप्लीकेशन पे नहीं है, ये सारा जो बैच है हम टेलीग्राम पर ही चलाने वाले हैं। शुरू से स्टार्ट हो जाओगे तो शुरू से सारी चीज़ पढ़ते जाओगे, सारी चीज़ें ईजी रहेंगी।
अच्छा खासा एग्ज़ाम है, अपना 100% दोगे तो ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो भी लेना चाहते हैं फुर्ती में मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और आप लोग अपना नंबर मेरे पास सेव करा दीजिए, मैं आपको एक ग्रुप से ऐड कर लूँगी जो सीरियस हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर भी मैंने बता दिया है, शुरू के 100 लोगों को है ये 1999, उसके बाद जो इसका चार्ज है 2499 हो जाएगा जैसे ही 100 लोग कंप्लीट होंगे। तो अभी हम केवल स्टूडेंट एक जगह पर सेव कर रहे हैं। 1 तारीख से हम आप लोगों का पेमेंट लेना स्टार्ट कर देंगे और 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो भी ज्वाइन, और 28 तारीख से 28 मार्च से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। 28 मार्च से इसका फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो जाएगा, तो आप फॉर्म भी भर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा महिला सुपरवाइज़र का पूरा पैकेज है। अगर आप लोगों का अप्रैल में एग्ज़ाम है, आप टॉपिक वाइज़ आपको एमसीक्यू नहीं मिल रहे हैं, टॉपिक वाइज़ आपको थ्योरी नहीं मिल रही है, टॉपिक वाइज़ आपको वीडियो ट्रिक्स नहीं मिल रहे हैं, आप चाहते हैं कि हमें एग्ज़ाम कैसे भी निकालना है, हर टॉपिक का आप ट्रिक वीडियो चाहते हैं कि आपको हर टॉपिक्स की ट्रिक वीडियो मिल जाए, आप चाहते हैं कि हर टॉपिक की आपको थ्योरी मिल जाए, आप चाहते हैं कि हर टॉपिक की आपको एमसीक्यू मिल जाए, रोज़ आपको प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यू मिले। टेस्ट रूप में हमारे पास एक टेलीग्राम ग्रुप है टेस्ट का, जिसमें हम आपको ऐड करेंगे। इस टेस्ट ग्रुप में रेगुलर टेस्ट होते हैं, रोज़ शाम से प्रैक्टिस होती है और रोज़ रात को 10 बजे टेस्ट होता है। हमारे 3 प्रकार के बैच अभी अवेलेबल हैं। एक हमारा जो सबसे मेन बैच है वो है हम जीतेंगे बैच। हम जीतेंगे बैच है एक हमारा सबसे मेन। उस हम जीतेंगे बैच का चार्ज है 499 रुपये। इसमें क्या क्या मिलेगा? इसमें सबसे पहले मिलेंगे टेस्ट ग्रुप मिलेगा एक, इसमें आपको एक और ग्रुप मिलेगा हम जीतेंगे जो टेलीग्राम पर रहेगा। उसमें आपको सारे वीडियोस डले मिल जाएंगे, सारी पीडीएफ डली हुई मिल जाएंगी जिनको आप निकाल कर प्रिंट भी करा सकते हैं, सारे थ्योरी आपको मिल जाएंगे, सारे एमसीक्यू आपको मिल जाएंगी, सारा कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके साथ ही एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलेगा जहाँ भी हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देते हैं। इसके अलावा एक जो बैच रहेगा वो है एमसीक्यू बैच। एमसीक्यू बैच का चार्ज है 399। इसमें आपको सारे टॉपिक के एमसीक्यू मिल जाएंगे, हर टॉपिक के एमसीक्यू हैं, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसके आपको एमसीक्यू नहीं मिलेंगे। साथ में इसके टेस्ट ग्रुप भी आपको मिलेगा। एक ग्रुप है हमारा ओनली टेस्ट ग्रुप का, जो इन दोनों बैच के साथ जो टेस्ट ग्रुप मिल रहा है वो आप सिंगल भी ले सकते हो, उसका चार्ज है 199 रुपये। इसके अलावा एक केवल हमने बना लिया है अभी ट्रिकी वीडियो, जितनी मेरी वीडियो थी हम जीतेंगे बैच में वो मैंने इस ट्रिकी बैच में डाल दी है, ट्रिकी वीडियो बैच में। तो आप यहाँ पर सारी वीडियोस को देख सकते हैं ट्रिक के द्वारा, आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, आप केवल सुन लो भी लोगे ना तो ट्रिक द्वारा आपको सारे याद हो जाएंगे। तो जो भी इसको लेना चाहता है तुरंत मुझे व्हाट्सअप कर दो, व्हाट्सअप नंबर मेरा ये दिया हुआ है। ये जो विभागीय योजना है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अभी पूछे जाएंगे और इसके अलावा जितने भी अधिनियम हैं उनको ट्रिक द्वारा याद, उनके एमसीक्यू 2000 प्लस एमसीक्यू हैं। मानव रोग, विटामिन्स, कुपोषण, टीकाकरण, आईसीएमआर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, प्रबंधन के तो पूरे टॉपिक मैंने आपको यूट्यूब पर खंड 3 और खंड 4 दोनों का जो मैराथन वीडियो करा दिया है, मतलब पूरे टॉपिक का ही वीडियो करा दिया है। लगभग 1-2 घंटे की वीडियो है, उसमें आपके ये सारे टॉपिक कवर हैं। नहीं देखें देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाली है जस्ट नीचे। तो वहाँ पे अगर आप ये पूरा खंड 4 पढ़ लोगे ना तो गारंटी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसमें पूरा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, बाल विकास, नवजात विकास, भ्रूण विकास, गर्भावस्था विकास, बाल संस्थान, सब कुछ अधिनियम, विकलांगता अधिनियम, हर बार रोज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सब कुछ इसमें कवर है। ऐसे ही मैंने खंड 3 में नेतृत्व, संचार, सामुदायिक संगठन, संप्रेषण के मॉडल सब कुछ कवर कराया है। तो जो देखना चाहता है वो ले सकता है। ये हमारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के एमसीक्यू की ई बुक है, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। 500 प्लस एमसीक्यू हैं इसमें, पूरे विशेष आवश्यक, इसमें विकलांगता अधिनियम के भी क्वेश्चन है। ये ई बुक आपको हमारे एमसीक्यू बैच और हमारे हम जीतेंगे बैच में मिल जाएगी। ये 499 वाला हमारा हम जीतेंगे बैच है, कठिन टॉपिक की ट्रिक के साथ वीडियो मिलेगी, प्रैक्टिस, थ्योरी, एमसीक्यू, वीडियो लेक्चर, ट्रिक द्वारा सारे टॉपिक याद और रोज टेस्ट, ये सारा कुछ आपको हमारे बैच में मिलेगा। ये प्रैक्टिस बैच है जिसका चार्ज 399। यहाँ हर टॉपिक का एमसीक्यू मिलेगा, हर टॉपिक वाइज इसमें एमसीक्यू दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, ये घरेलू हिंसा अधिनियम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना। घरेलू हिंसा अधिनियम को, घरेलू हिंसा अधिनियम में पूछ रहे हैं कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और कुल कितनी धाराएं हैं।
5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम में कितने 5 अध्याय और 37 धारा है। इसको 13 सितंबर 2005 को स्वीकृत किया गया था। 13 सितंबर 2005 को स्वीकृत किया गया था और 26 अक्टूबर 2006 को इसको लागू कर दिया गया था। 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया था। अब मैं ये बताऊंगी नहीं, आपसे पूछ रही हूँ, मैं बता दूंगी तो हो सकता है भूल जाओ। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अगर कोई भी पुरुष किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा करता है, उसकी सज़ा होती है तो उसको कितने लाख का जुर्माना और कितने साल की सज़ा दी जाती है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। आप लोग अगर कमेंट करेंगे, आप लोग गूगल से सर्च करेंगे तो वो आपको याद रहेगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे किसी ना किसी से में पूछ सकते हैं कि घरेलू हिंसा अधिनियम में कितनी सज़ा दी जाती है, तो सारे लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अगला जो एक वीडियो लेके आने वाली हूँ मैं, उसमें मैं मादा जनन तंत्र को कराने वाली हूँ। छोटा सा वीडियो रहेगा क्योंकि नर जनन तंत्र से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मादा जनन तंत्र से भी पूछे जा सकते हैं। तो मादा जनन तंत्र को मैं कराने वाली हूँ, तो इसके बाद आप लोग 1 घंटे बाद वो वीडियो भी देख लीजिएगा तो फटाफट वो टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। या सब तरह की इसमें हिंसा आती है, आर्थिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, मौखिक हिंसा, ये सारी हिंसा इसमें आती है। नवजात शिशु की जो नाड़ी दर होती है वो कितनी होती है, 150 होती है। वैसे तो ये औसत में अगर पूछा जाए तो 130 से 140 होती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में इस तरह से आ गया तो 150 होती है। जबकि वयस्कों की नाड़ी दर मतलब हमारी नाड़ी कितनी होती है, 60 से 100 बीट प्रति मिनट होती है वयस्कों में। वयस्कों में कितनी होती है, 60 से 100 बीट प्रति मिनट होती है। और नवजात शिशु में कितनी होती है, 130 से 140 होती है। और अगर भ्रूण की अगर आपसे पूछते हैं, तो लगभग 150 160 भ्रूण की होती है। और नवजात की 130 140 की होती है। वयस्क की 60 से 100 होती है और बच्चों जो होते हैं उनकी 70 से 100 होती है। बच्चे जो होते हैं, जो बालक होते हैं, उनकी कितनी होती है, 70 से 100 बालक की होती है। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बड़े अक्षरों में लिखे शब्द को छोटे अक्षरों में बदलना चाहते हैं तो आप किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे, तो हम शिफ्ट प्लस F3 का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे, हम शिफ्ट प्लस F3 का उपयोग करेंगे। अगर हम बड़े अक्षरों को छोटे अक्षरों में बदलना चाह रहे हैं तो हम किसका उपयोग करेंगे, शिफ्ट प्लस F3 का उपयोग करेंगे। अगला है, रूबेला का टीका लगने के बाद एक महिला कब तक गर्भधारण नहीं कर सकती। रूबेला का टीका लगने के बाद एक महिला जो है वो 3 महीने तक गर्भधारण नहीं कर सकती। कब तक नहीं कर सकती, 3 महीने तक गर्भधारण नहीं कर सकती रूबेला का टीका लगने के बाद। रूबेला का टीका अगर लग, क्योंकि रूबेला जो होता है गर्भवती महिला को निषिद्ध होता है, सबसे खतरनाक होता है। और जब अगर महिला को ये लगा है तो महिला 3 महीने तक गर्भधारण नहीं कर पाएगी, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आकांक्षा 1957 इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। 6260190944 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे इस नंबर पर अपना नंबर भी सेव करा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड, हमारा जो बैच है, हम जो अभी पढ़ा रहे हैं आपको, वो हम टेलीग्राम पर पढ़ा रहे हैं। यकीन मानिए, टेलीग्राम पर मेरी आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, मेरे पास 2 एप्लीकेशन है। मैंने पर एप्लीकेशन पे अभी कोई वर्क नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो हम डायरेक्ट फेस कर सकते हैं, डायरेक्ट जो चर्चा कर सकते हैं व्हाट्सअप और टेलीग्राम पर पढ़ाई के थ्रू, जो एक कनेक्शन बनता है एक स्टूडेंट और टीचर का, जो हम आपको पढ़ा सकते हैं, वो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन में उतना रिलेशन नहीं रहता है। भले ही मैं खुद से लाइव नहीं आती हूँ, लेकिन जो वीडियो मैं पढ़ाती हूँ वो बहुत दिल से कराती हूँ। और जो भी आगे के बैच होंगे वो इसी तरह से पढ़ाए जाएंगे। तो इसके अलावा महिला सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम जिनका अप्रैल में है या जिनका मार्च लास्ट में है, अगर वो चाहें तो MCQ वाला टेलीग्राम ग्रुप ले सकते हैं। MCQ जो टेलीग्राम का बैच है उसमें सारी PDF डली हुई हैं। आप उनको जैसे ही आप उसको ज्वाइन करोगे, आपको सारी PDF फाइल वाले सेक्शन में मिल जाएंगी। अगर आप हम जीतेंगे बैच ज्वाइन करोगे तो मीडिया वाले सेक्शन में आपको पूरी वीडियो मिल जाएंगी और फाइल वाले सेक्शन में पूरी PDF मिल जाएंगी। टॉपिक वाइज नाम करके PDF डली हुई है। इसके अलावा एक टेस्ट ग्रुप मिल जाएगा जहाँ पर आप टेस्ट दे सकते हैं। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगला है, MS वर्ड में डैश शेप डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए कार्यात्मक कुंजी होती है। MS वर्ड में कौन सा एक कुंजी होती है जो शेप डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करती है? F12।
F12 जो होती है वो सेव डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करती है। कौन सी? F12 जो होती है सेव डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करती है। रात को, जैसे शाम को अभी बच्चे पेपर दे के आ जाएंगे दोनों शिफ्ट के, तो फिर रात को दोनों का मर्ज करके एक वीडियो बनाऊंगी। इधर उधर फालतू अपना 5-5 6-6 घंटा बर्बाद मत करना। जहाँ पर रिव्यू आप लोग देखते हो तो वहाँ पे क्या होता है, आपका समय ज़्यादा चला जाता है, देखने में आपको पता कम चलते हैं क्वेश्चन। पता चला आपने 2 घंटे लगातार वीडियो देखा और 4 क्वेश्चन पता चले। मैं पूरी लड़कियों से कनेक्ट करके जो भी टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे एक साथ क्वेश्चन बना के 25-30 टॉपिक आपको बता दूंगी कि इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन आए थे और ये क्वेश्चन होना है, तो आप उन्हीं को पढ़ लीजिएगा। कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट सामान्यतः विंडोज़ ओएस में किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए उपयोग किया जाता है? F2। F2 जो कुंजी होती है, F2 कुंजी का उपयोग फाइल बदलने के लिए या नाम बदलने के लिए किया जाता है। नाम को एडिट करने के लिए, नाम को बदलने के लिए, रीनेम करने के लिए। आपसे पूछेंगे रीनेम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो रीनेम करने के लिए भी F2 कुंजी का उपयोग किया जाता है। नाम बदलने के लिए भी किसका किया जाता है? F2 कुंजी का ही उपयोग किया जाता है। कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए करते हैं? ESC जो कुंजी होती है उसका उपयोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए करते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को समाप्त करने किसका करते हैं? ESC कुंजी का उपयोग करते हैं। NNMB का पूरा नाम क्या है? नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो। क्या है? नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो है NNMB का पूरा नाम। जो FSO का एग्ज़ाम है ना, उसमें आपका एक पोषण वाला चैप्टर भी है। जो आपने पोषण यहाँ पे पढ़ा है वो आपको वहाँ पर भी काम आएगा। जो आपने खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 यहाँ पे पढ़ा है वो आपको वहाँ पे भी काम आएगा। इसके अलावा जो लोग भी MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो MPPSC का जो 10 यूनिट है वो इसका जो 10 यूनिट है वो पूरी की पूरी यहाँ पर भी 10 यूनिट है। बाकी 10 यूनिट उन्होंने अलग से ऐड कर दी हैं, ऐसे टोटल 20 यूनिट हो जाती हैं। फ्रेंड्स, शाम को जो वीडियो लेके आऊँगी, एक तो आपको मैं पूरा जो विश्लेषण है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया होगा वो लेके आऊँगी, क्या क्या पढ़ना है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जिसका एग्ज़ाम है वो बताऊँगी। इसके अलावा विटामिन का एक मैराथन वीडियो लेके आऊँगी, ICMR का लेके आऊँगी और आपका पंचवर्षीय योजना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट टॉपिक हैं जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा खंड 4 पूरा, खंड 3 पूरा मैं बता चुकी हूँ प्रबंधन का। इसके अलावा मैंने टीकाकरण का भी मैराथन बनाया है, देख लेना। आकांक्षा टीकाकरण करके डालोगे तो आ जाएगा, तो वो सारे वीडियो देख लेना बहुत अच्छे तरह से, उससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बाल विकास की टोटल कितनी अवस्थाएं होती हैं? बाल विकास की टोटल 4 अवस्थाएं होती हैं। बाल विकास की कौन सी अवस्था, कितनी अवस्था होती हैं? टोटल 4 अवस्था होती हैं। एक तो जो भ्रूण अवस्था होती है विकास की वही होती है, शैशव अवस्था होती है, बाल अवस्था होती है और किशोर अवस्था होती है। ये 4 अवस्था होती हैं। एक क्या होती है? भ्रूण अवस्था होती है, जो गर्भ अवस्था में होती है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम की कौन सी धारा संयुक्त राज्य खाद्य आयोग का वर्णन करती है? खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 16 जो होती है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 16 संयुक्त राज्य खाद्य आयोग का वर्णन करती है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम धारा 43 है उसमें टोटल, और इसका जो आया था ये पूरा अधिनियम लागू हुआ था 10 सितंबर 2013 से हुआ था। ये देश की लगभग 67% आबादी को कवर करता है, 2/3 जनता इसमें को कवर करता है। इसमें 35 किलो अनाज दिया जाता है और प्रति गरीब परिवार को, और प्रति व्यक्ति को दिया जाता है 5 किलो अनाज। ठीक है। इसके अलावा इसमें चावल 3 रुपये किलो दिए जाते हैं चावल। गेहूँ दिए जाते हैं 2 रुपये किलो। गेहूँ कितने रुपये किलो? 2 रुपये किलो। और 1 रुपये किलो दिया जाता है मोटा अनाज। मोटा अनाज कितना दिया जाता है? 1 रुपये किलो दिया जाता है। अगला है जो पोषण अभियान है उसके कितने घटक हैं? पोषण अभियान जो आया है, पोषण अभियान 2021 में आया है। पोषण अभियान के कितने घटक दिए गए हैं? पोषण अभियान के 8 घटक हैं। पोषण अभियान के कितने घटक हैं? 8 घटक हैं। इसमें आता है एक तो पोषण शिक्षा, पोषण की शिक्षा देना, है ना, पोषण की शिक्षा देना और पोषण का ही जागरूकता प्रदान करना। दूसरा आता है पोषण की सेवाएं प्रदान करना, पोषण से संबंधित जो सेवाएं होती हैं वो इसमें प्रदान करना। तीसरा आता है स्वास्थ्य सेवा, दूसरा पोषण सेवा है और तीसरा कौन सा है? स्वास्थ्य सेवा है। शिक्षा, पोषण, पोषण सेवा, स्वास्थ्य सेवा। चौथा है स्वच्छता और जल सुरक्षा। चौथा क्या है? स्वच्छता व जल सुरक्षा। चौथा ये हो जाएगा, स्वच्छता व जल सुरक्षा चौथा हो जाएगा। पांचवा हो जाएगा खाद्य सुरक्षा। पांचवा क्या हो जाएगा? खाद्य सुरक्षा हो जाएगा। छठवा हो जाएगा महिला सशक्तिकरण।
छठवां हो जाएगा महिला सशक्तिकरण, ठीक है। सातवां हो जाएगा वित्तीय समावेश, सातवां क्या हो जाएगा, वित्तीय समावेश हो जाएगा। और आठवां क्या हो जाएगा, समन्वित निगरानी, समन्वित निगरानी आठवां हो जाएगा, ठीक है। समन्वित निगरानी आठवां हो जाएगा। तो ये सारे पोषण अभियान के घटक हैं। टोटल कितने घटक है पोषण अभियान में, 8 घटक हैं पोषण अभियान के अंतर्गत। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब आरंभ हुआ है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जून 2011 में आरंभ हुआ है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम बहुत इम्पोर्टेंट है। लाडली लक्ष्मी योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम योजना, है ना, और इसके अलावा जननी सुरक्षा योजना, ये सारा ही बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 जून 2011 से ये आरंभ हुई है और ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत, देखिए जननी सुरक्षा जो योजना है ना, अकेले जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा जो योजना होती है मतलब JSY जो है ना, वो NRHM के तहत आती है, ये भी आपको याद रखना। जबकि ये जो आती है ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसमें गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं को मुफ्त इलाज दिया जाता है और सीजेरियन भी अगर हो रही है तो उसका भी कोई खर्च नहीं देना होता। और 1 साल तक के बीमार बच्चों को मुफ्त दवाएं इसके अंतर्गत दी जाती है। जन्म के 30 दिनों तक के बीमार शिशुओं की इसमें रक्षा की जाती है। तो ये जननी शिशु सुरक्षा योजना का उद्देश्य होता है। आंगनवाड़ी केंद्र संचालन प्रारंभिक करने की प्रक्रिया का पहला चरण क्या है। कोई कहीं पर भी अगर आंगनवाड़ी प्रारंभ करना है तो उसका पहला चरण क्या होता है, सर्वेक्षण। सबसे पहले क्या किया जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। इसे किस वर्ष आरंभ किया गया था। स्टार्टअप जो इंडिया है, बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए, एक स्टार्टअप प्रदान करने के लिए, कौशल प्रदान करने के लिए इसको आरंभ किया गया था और इस 2016 में इसको आरंभ किया गया था। फ्रेंड्स, सारे लोग लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स में व्हाट्सएप पर इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अगला है दुनिया भर में निवेश आकर्षित करना और भारत के विनिर्माण क्षेत्र को सुरक्षित करना किसका प्रमुख उद्देश्य है। निवेश, दुनिया भर में निवेश आकर्षित करना। दुनिया भर में निवेश कैसे आकर्षित करेंगे, जब हम हमारे इंडिया में ही कुछ बनाएंगे। हमारा जब इंडिया कुछ बनाएगा, मेक इन इंडिया होगा। मेक इन इंडिया मतलब हमारा भारत कुछ उत्पाद बनाएगा। अब भारत उत्पाद बनाया और दूसरे देश के लोग इससे क्या हो गए, दूसरे देश के लोग इससे क्या हो गए, आकर्षित हो गए। दूसरे देश के लोग इससे आकर्षित हो गए और वो हमारे यहाँ आएंगे, हमसे सामान खरीदेंगे। तो ये जो योजना है वो कौन सी है, मेक इन इंडिया योजना है। 2014 में इसको आरंभ किया गया। अभी ये इसलिए लेके आई हूँ मैं क्योंकि अभी एक कोई कहीं पर स्टार्टअप इंडिया ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए लाई हूँ। ये 25 सितंबर 2014 को आरंभ हुई थी मेक इन इंडिया, ये भी पूछ सकते हैं। तो याद रखना 25 सितंबर 2014 को इसको आरंभ किया गया था, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इसको अच्छे से कर लेना। इसकी PDF हम जीतेंगे बैच और MCQ बैच में पहुँचा देती हूँ, एक बार रिविज़न कर लेना और नंबर सेव करवा देना अपना 6260190944। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।